हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पेपर 2। दोस्तों, आज हम इसके हल प्रश्न पत्र की बात करेंगे। दोस्तों, यह पेपर 2017 में आया था। अगर दोस्तों आप इस पेपर को लगा लेंगे तो मैं यह तो नहीं कहूँगा कि आपके पूरे 50 में 50 नंबर आ जाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर अच्छी क्षमताएं हैं क्वेश्चन को समझकर लिखने की, तो आप दोस्तों केवल इसी प्रश्न पत्र को लगाने से 10 नंबर आराम से ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में आपको 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, इन 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का समय जो है एग्जाम में 2 घंटे का होता है, जिसमें आपको 15 बहुविकल्पी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। 15 क्वेश्चन जो है आपको वन लाइनर देखने के लिए मिलेंगे और 10 क्वेश्चन जो है आपको लघु उत्तरीय देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिर पेपर कैसा आता है और इसमें क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी 1950 में, 1988 में, 1948 में या 2000 में। दोस्तों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य था कि 7 वर्षों के अंदर जो न्यूनतम साक्षरता दर जो थी ना 75% प्राप्त करने की थी। तो इसकी शुरुआत जो है दोस्तों वह सन 1988 में की गई थी। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है सभी के लिए शिक्षा परियोजना 1993 से शुरू की गई, जो 17 जिलों में क्रियान्वित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, जब कोई बालक किसी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो वह कहलाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में भी बहुत बार पूछता है एग्जामिनर। तो पहला ऑप्शन है अवरोध, सेकंड ऑप्शन है पृथक्करण, तीसरा है हास और चौथा है विभाजन। दोस्तों, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? जल्दी आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा हास। दोस्तों, जब कोई बच्चा विद्यालय छोड़ता है तो उसके 1 साल बर्बाद हो जाती है, इससे उसके समय का हास हुआ। अभिभावक ने उसकी ड्रेस सिलवाई, उसे विद्यालय में भेजा, उसे किताबें दिलवाई, जिससे कि उसके अभिभावक के धन का हास हुआ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं दोस्तों कि 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित जो समिति थी उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था श्री UN डेवर। दोस्तों, यह समिति जो 1960 और 1961 में जो जनजातियां थी उनकी शिक्षा संबंधी समस्याओं हेतु गठित की गई थी और इसके अध्यक्ष भी यही थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष कौन थी? हंस मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी, आचार्य राममूर्ति। दोस्तों, इसकी जो अध्यक्ष थी वो थी हमारी दुर्गाबाई देशमुख। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। ब्रेल लिपि द्वारा गूंगों को शिक्षा प्रदान की जाती है, बहरों को, अंधों को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यह एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। दोस्तों, ब्रेल लिपि द्वारा अंधों को शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे दोस्तों आपने लूडो के जो पासा होता है उसमें देखा होगा, इस प्रकार से पॉइंट होते हैं उसमें, इसी प्रकार से इसमें भी उभरे हुए बिंदु होते हैं जिन्हें स्पर्श करके बच्चा पढ़ना सीखता है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 1965-66 में, 1997-98 में, 1990-91 में, 2000 में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ
1997-98 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा कि शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन, यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दीजिए। जो अपना सुझाव दिया था वह दोस्तों किसने दिया था? हॉटंग समिति ने, कोठारी आयोग ने, राधाकृष्णन आयोग ने या बुड के घोषणा पत्र ने। दोस्तों शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन पर जो अपना सुझाव था वो हार्टंग समिति ने दिया था। दोस्तों अपव्यय क्या होता है? अपव्यय का अर्थ हाश होता है, जो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। हाश का मतलब बच्चा बीच में ही कक्षा छोड़कर चला जाए, मतलब वह विद्यालय ही छोड़कर चला जाए, तो वह होता है अपव्यय। अवरोधन क्या होता है कि बच्चा जैसे उसे एक साल में एक क्लास को पूरा करना है लेकिन वह फेल हो जाता है और दोबारा उसी क्लास में फिर दोबारा पढ़ता है, तो दोस्तों वह हो जाता है हमारा अवरोधन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, यह नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। दोस्तों बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में, 1945 में, 1985 में, 1980 में। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1972 में बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं दोस्तों कि शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया 1958 में, 1980 में, 2001 में या 1985 में। दोस्तों शिक्षक अच्छा कार्य करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया ताकि शिक्षक और अधिक मन से कार्य करें। तो इसका प्रारंभ जो है 1958 में किया गया था। इसका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में है वह है। दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा कौन सी हो जाएगी? 25, 23, 45, 35। कौन सा आंसर दोस्तों सही हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका धारा 45 सही आंसर होगा। दोस्तों धारा 45 है और अनुच्छेद 21 है। ठीक है ना दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 19 अगस्त 1995 को किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान, पोषाहार वितरण योजना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या DPET। दोस्तों 15 अगस्त 1995 को पोषाहार वितरण योजना का प्रारंभ किया गया था, क्योंकि दोस्तों उस समय बहुत ही गरीबी थी, बच्चे अधिक कुपोषित थे, तो इसीलिए विद्यालय में उनके पोषाहार वितरण की व्यवस्था की गई ताकि अवरोधन व हाश की समस्याएं भी कम हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। दोस्तों भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, बुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है, जिसने भारतीय शिक्षा में एक नए आयाम दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिए थे। तो दोस्तों कोठारी आयोग ने, पहला ऑप्शन हो जाएगा लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखना कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन है और उसके 3 आंसर हैं और चौथा दिया है उपरोक्त सभी और आपको वो आ नहीं रहा है, तो दोस्तों उसका उपरोक्त सभी लगा कर आए। लगभग 90% केसों में, जो आपकी DLED की परीक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, केवल DLED की परीक्षा में 90% उपरोक्त सभी ही सही होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब आते हैं हमारे अतुलगत्रीय प्रश्न। ठीक है, यह भी आपको 15 देखने के लिए मिलेंगे। इन्हें हमने डिटेल में रखा है ताकि आपसे इससे कोई भी क्वेश्चन बने, चाहे वो लघुत्तरीय क्वेश्चन बने या चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने, तो आप आसानी से कर सकें। तो देखते हैं हम प्रश्न नंबर 16 कि न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? दोस्तों न्यूनतम अधिगम स्तर जो है ना वो 3 शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ है, हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम न्यूनतम, कि न्यूनतम शब्द का अर्थ या अभिप्राय
कौशलता के उस अंश से है जो किसी निश्चित मात्रा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। अब हम देखते हैं अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम, यह दोस्तों आप याद कर लें, अधिगम का अर्थ यह आपको बहुत बार आएगा। अधिगम शब्द का अर्थ होता है सीखना, अर्थात बालक के व्यवहार में ऐसे परिवर्तन जिससे वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा स्तर। स्तर शब्द का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करना है। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि न्यूनतम अधिगम स्तर की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों, न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को आमुखिया किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। अब दोस्तों मैं इसे आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कोई विद्यार्थी कक्षा 5 का है, ठीक है, और मतलब उसके लिए निर्धारित किया गया है कि कक्षा 5 के विद्यार्थी को 10 तक पहाड़े आने ही चाहिए। 10 से कम नहीं, 10 से ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वह विद्यार्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है तो उसको 10 तक पहाड़े आने अनिवार्य हैं। तो दोस्तों यह हो जाएगा उसका न्यूनतम अधिगम स्तर। ठीक है ना, मतलब न्यूनतम से न्यूनतम इतना आना चाहिए बच्चे को, वही हो जाएगा उसका न्यूनतम अधिगम स्तर। ठीक है, अब ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट 17वां प्रश्न हम देखते हैं कि महिला सामख्या कार्यक्रम क्या है। अब इसे हम समझने का प्रयास करते हैं ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन बने आपका छूटे नहीं। महिला सामख्या कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप महिला सामख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं को शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई। महिला सामख्या कार्यक्रम का उद्देश्य समानता हासिल करने के लिए महिलाओं की शिक्षा हेतु तो ऐसे माहौल का सृजन करना जिससे महिलाएं ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर अपने और अपने समाज के विकास में सहायक भूमिका अदा कर सकें। ठीक है ना, इस समय यह कार्यक्रम 10 राज्यों में यानी कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के 126 जिलों में कार्यान्वित है। ठीक है ना दोस्तों, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि महिला सामख्या कार्यक्रम क्या होता है। दोस्तों, अब जैसे पूछा जाए कि क्या उत्तर प्रदेश में महिला सामख्या कार्यक्रम लागू है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है कि ऑप्शन में दे देगा, जैसे आंध्र प्रदेश दे दिया, असम दे दिया, बिहार दे दिया और एक राज्य अलग दे देगा कि इसमें से कौन से 3 राज्य हैं जो महिला सामख्या कार्यक्रम जिनमें लागू है। तो इस तरीके से दोस्तों कैसे भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं दोस्तों, आप इस पे इंपोर्टेंट का टिक लगा लीजिए, यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB, ठीक है ना दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू करने का उद्देश्य है। देखते हैं इसे दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए हाश एवं अवरोध, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना दोस्तों, हाश एवं अवरोध की समस्या को कम करने के उद्देश्य से शैक्षणिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया। विद्यालयों के अनाकर्षण वातावरण, अरुचिकर पाठ्यक्रम, अपर्याप्त भवन, पाठ्य सामग्री एवं खेल सामग्री आदि में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने की संकल्पना ली गई। इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था दोस्तों कि जो मूलभूत सामग्री होती हैं विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी पूर्ति करना, वातावरण देखना, वहाँ का कच्छ का माहौल, जिस पे पेंटिंग बनाना जिससे कि आकर्षण हो सके कक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गईं। 2 पक्के कमरे जिनमें बरामदा हो। दूसरा था कम से कम 2 अध्यापक की नियुक्ति हो जिसमें 1 महिला हो। तीसरा था खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय आदि
की शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है ना दोस्तों, मतलब वही मूल जैसे चौक हुआ, डस्टर हुआ, श्यामपट्ट हुआ, यह सभी शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत आती हैं। इन सभी चीज़ों की अच्छी व्यवस्था करना, किसी भी चीज़ की कमी ना हो बच्चे, ताकि बच्चे को विद्यालय में रुचि आए, उसे रुचिकर लगे। ठीक है ना दोस्तों। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझते हो। देखो दोस्तों, अभी वो ऑब्जेक्टिव में आया था, अब यही आ गया वन लाइनर में। तो अब हम इसे देखते हैं। अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी भी स्तर से विद्यालय छोड़ देना। इस प्रकार अपव्यय से उम्र, श्रम, शक्ति, प्रयास तथा अभिभावकों के धन की क्षति होती है, जो बालक के प्राथमिक शिक्षा पूर्ण न करने के कारण होती है। वही है दोस्तों जो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है अवरोधन। बच्चे का कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना। भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे और अबोध बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं, जो दोस्तों पढ़ने में कमजोर होते हैं, बच्चे फेल हो जाते हैं और जिससे कि उनकी साल बर्बाद हो जाती है पूरी। इसे हम दोस्तों अवरोधन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव क्या थे। दोस्तों हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव था कि लड़के लड़कियों की शिक्षा समान होनी चाहिए, अर्थात लिंग के आधार पर किसी का प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों ये इस प्रकार से भी आ सकता है कि लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना करना किस समिति ने कहा था। तो ये दोस्तों हंसा मेहता समिति इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPET। अब दोस्तों क्या है कि जैसे एग्जाम में दे देगा कि DPET की फुल फॉर्म बताइए, तो DPET की फुल फॉर्म हो जाएगी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। अब इसके 2 अधिकार बताइए। इसके 2 अधिकार थे दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना व विद्यालय में बच्चों का ठहराव बढ़ाना। यह दोस्तों इसके 2 प्रमुख कार्य भी थे और इसके अधिकार भी थे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि आरंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना BEP। अब दोस्तों BEP की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत किन जनपदों का चयन किया गया। यह योजना 10 जनपदों में चलाई गई, इटावा, इलाहाबाद, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल, अलीगढ़। ठीक है ना दोस्तों, ये 10 जनपदों में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। 23वां प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने कि अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य बताइए। इसके 2 उद्देश्य कौन कौन से थे। पहला था नामांकन में वृद्धि करना, दूसरा था बालकों को आर्थिक सबलता प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा 24वां कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए, यानी कि SCRT की फुल फॉर्म बहुत पूछता है दोस्तों, याद कर लेना, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, इसका पहला कार्य था प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। दोस्तों सेवा पूर्व का अर्थात होता है कि जैसे कि आप DLED कर रहे हैं तो आप ट्रेनिंग पे हैं, ये आपका हो गया सेवा पूर्व ट्रेनिंग। ठीक है, और सेवारत जब आप नौकरी कर रहे हैं, विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उस समय जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो आता है सेवारत के अंतर्गत। ठीक है ना दोस्तों। अब दूसरा क्या हो जाएगा इसका, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षक संदेशिकाओं एवं अन्य उपयोगी साहित्य का विकास। ठीक है ना दोस्तों, मतलब पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पुस्तक, शिक्षकों के लिए संदर्शिकाओं, इन चीज़ों की व्यवस्था करना। ठीक है, 25वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ब्रिज कोर्स से आशय एक ऐसा कोर्स जो शिक्षा से वंचित ड्रॉप आउट बच्चों को या ऐसे बालक जो किसी वजह से शिक्षा से जुड़ नहीं पाए, उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाता है। दोस्तों जैसे जो अपनी बीच में ही शिक्षा छोड़ देते हैं और बाद में पुनः शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए ब्रिज कोर्स चलाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 27वां कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषता बताइए। इसकी विशेषता हम देखते हैं दोस्तों
यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कक्षा में सीधा प्रवेश करते हैं। कक्षा 1 के पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं होता है। बालकों को प्रारंभिक 6 सप्ताह में 2 माह तक की अवधि तक बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किए जाते हैं तथा उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, यह दोस्तों होता है हमारा स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। हम अब देखते हैं हमारा मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत। यह दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निस्यंदन सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा को जो था ना केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों को दिया जाए, जहाँ से वह स्वतः धीरे धीरे छनकर निम्न वर्ग तक पहुँचे। मतलब उनके मतलब की शिक्षा केवल दी जाए निम्न वर्ग को, जिससे वह काम धंधा कर सकें और कुछ नहीं कर सकें। यही दोस्तों छनाई का सिद्धांत था इनका। छनाई से तात्पर्य किसी द्रव का छनकर नीचे जाने से है। शिक्षा के निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचने से है। मतलब दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि इनका छनाई के सिद्धांत था कि उच्च वर्ग को केवल शिक्षा दी जाए और उच्च वर्ग निम्न वर्ग को अपने आप धीरे धीरे छन छन कर शिक्षा दे। कोई मजदूर है तो उसे मजदूर के लिए ही शिक्षा बस प्रदान की जाए। यही दोस्तों इसका छनाई का सिद्धांत था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में वुड डिस्पैच की प्रमुख संस्तुतियां क्या थीं। तो इसे हम देखते हैं दोस्तों। पहला था दोस्तों, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था क्या जो मैकाले है वो हमारे फर्स्ट पेपर में सेकंड पेपर में दोनों में है, तो क्या हम इसे सेकंड पेपर में भी लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप आराम से लिख सकते हैं भाई, है तो एक ही चीज़। आप चाहे फर्स्ट में आ रहा है, अगर आप फर्स्ट पेपर में तो फर्स्ट पेपर में लिखिए, सेकंड पेपर में आ रहा है तो सेकंड पेपर में लिखिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हो जाएगा, इनके घोषणा पत्र में पहला था कि इस घोषणा पत्र में प्रथम बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों को शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था दोस्तों, यह मैं आपको इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आए तो उसमें देखें जाके दोस्तों। मैकाले और वुड दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। दोस्तों इन्होंने, वे इतना बेकारी सिद्धांत था कि लगभग 20 साल बाद पुनरावर्तन किया जाता था, तो इसमें वुड आए, वुड ने इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट था इनका हमारा कि शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की सिफारिश की गई। अब देखते हैं हम हमारा 30वां प्रश्न कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संस्तुति पर हुई। दोस्तों डाइट, जिसे हम डाइट बोलते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना जो थी ना, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। ये दोस्तों हमारे हुए अतुल उत्तरी प्रश्न, जिसमें लगभग आपको 25 शब्द के लगभग लिखने होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे लघुत्तरी प्रश्न। इसमें हम देखते हैं दोस्तों, अगर एग्जाम में आपके लघुत्तरी प्रश्न आते हैं तो आप कम से कम उसमें 1 पेज भर के आए पूरा, और कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों। हम देखते हैं 31वां प्रश्न, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिए गए थे। पहला हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम में लिखने पढ़ने के साथ कृषि भी जोड़ी गई, मतलब कृषि की शिक्षा भी दी गई। नेक्स्ट पॉइंट था इनका कि अध्यापकों को प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो, अधिक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक विद्यालयों के आर्थिक सहायता, शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था और पाठ्यक्रम में सुधार लाकर प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के प्रयास किए थे। ये था दोस्तों इनका। हम 32वां प्रश्न देखते हैं कि भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान क्या है। दोस्तों निर्देश क्या है, हम देखते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना, ये टेट में भी पूछा जाता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान धारा 45 के अनुसार राज्य की इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक
कि वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनुभव शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान हमारे संविधान में है। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 33वां प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या निम्नलिखित है। पहला था कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा महंगी होना, स्कूलों की अनुपलब्धता, उद्देश्यों की अस्पष्टता, दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया व अप्रशिक्षित एवं स्नेह विहीन अध्यापक। यह दोस्तों प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं थी उस समय। ठीक है। और एक पॉइंट ये भी है कि अनुसंधान एवं नवाचार की कमी, यह दोस्तों उस समय की प्रमुख समस्याएं थी। अब हम देखते हैं कि चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का जनक क्यों कहा जाता है। दोस्तों चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। ये दोस्तों अंडरलाइन कर लेना आप, क्योंकि भारत में शिक्षा के प्रसार पर चार्ल्स ने सबसे अधिक जोर दिया था। उसकी धारणा थी कि इससे भारतीयों के विचारों में बदलाव आएगा और वे ईसाई धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। उसने हिंदू और मुसलमानों को अज्ञानता का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है और 5 सूत्री योजना प्रस्तुत की। क्या थी इसकी 5 सूत्री योजना, वो भी देख लो दोस्तों। कि भारत में विद्यालय की स्थापना करना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना ताकि लोग ईसाई अधिक बने, यही इनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था और कुछ नहीं था। अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना। दोस्तों इन लोगों का मेन उद्देश्य यही था। कुछ ही लोग थे जो भारत की उन्नति चाहते थे, भारत के लोग जो चाहते थे कि भारत के लोगों में सांस्कृतिक व चारित्रिक विकास हो। बाकी सबका एक ही उद्देश्य था कि भारत के लोगों को शिक्षा के माध्यम से ईसाई बनाना। ठीक है। 35वां प्रश्न हम देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। देखो 2 बार दोस्तों एक ही पेपर में 2 बार आया है। अब सोचो आप कितना इंपॉर्टेंट है ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी जाने वाली सामग्री। दोस्तों ये 2 प्रकार की सामग्री है, एक मुद्रित सामग्री और एक गैर मुद्रित सामग्री। मुद्रित सामग्री में क्या आता है कि अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, बोधात्मक पैकेज खंड 1, क्रियाशील पैकेज खंड 2। ठीक है, यह दोस्तों मुद्रित सामग्री में आता है। और गैर मुद्रित सामग्री में पहेलियां, खेल खिलौने, टाइल्स एवं पट्टियां, फुटबॉल, प्राथमिक विज्ञान किट, लघु औजार किट, गणित पुस्तकें, कक्षा का सामान, कुर्सी, मेज, चटाई, बेड बक्से। ठीक है दोस्तों। हम देखते हैं 36वां प्रश्न कि प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इनके पहला कार्य है विद्यालय के पास पड़ोस रहने वाली जनता को बाल अधिकारों को सामान्यतः एवं रचनात्मक तरीके से जानकारी देना। दूसरा कार्य है समिति विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों के विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय पालन व माता पिता के साथ नियमित बैठक करना व बालक के बारे में जानकारी देना। और इनका क्या कार्य है दोस्तों कि विद्यालय के आस पड़ोस में 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों में नामांकन तथा उनकी सतत उपस्थिति सुनिश्चित करना। अब इसका गठन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले होता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, प्रधानाचार्य व अन्य सदस्य। ठीक है ना दोस्तों। 37वां प्रश्न देखते हैं हम कि भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विकास में ईसाई मिशनरियों के योगदान का वर्णन कीजिए। ईसाई मिशनरियों के शैक्षणिक प्रयास क्या थे दोस्तों कि ईसाई मिशनरियों ने धर्म के प्रचार के लिए शिक्षा का सहारा लिया। दोस्तों आ गई ना वही बात। इसके लिए उन्होंने अनेक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने के कारण ही ईसाई मिशनरियों को आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अनेक प्राथमिक विद्यालय खोले। मिशनरियों ने कलकत्ता में एक दान आश्रित विद्यालय खोला। इस प्रकार एक फ्री स्कूल सन 1789 में फ्री स्कूल सोसाइटी द्वारा खोला गया। इन विद्यालयों में यूरोपियन अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। अब मिशनरियों के स्कूलों की विशेषताएं क्या थी दोस्तों। कक्षा कक्ष प्रणाली, अपने यहाँ तो गुरुकुल व्यवस्था थी, इनके में कक्षा कक्ष प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। बालकों को पुस्तक तथा लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। 38वां हम प्रश्न देखते हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 19 की प्रमुख बातों का वर्णन कीजिए। वही दोस्तों मैंने आपको बताया था ये इम्पोर्टेंट है। अब ये देखो फिर उसी टाइप का आया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम RTE कानून सन 1909 का पारित होना भारत के बालकों के लिए ऐतिहासिक क्षण था। वर्तमान में भारत में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे लगभग 90 लाख बालक हैं जो विद्यालय नहीं जाते। यद्यपि
संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क तथा प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 में 21 का जोड़कर संविधान के 86वें संशोधन के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को बालक का मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस अधिकार को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 पारित कर दिया गया। कोई बालक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उससे कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। वही दोस्तों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम था। अब हम 39वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो लंबी हो रही है इसीलिए हम जल्दी देखते हैं कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पीएमओस्ट कार्यक्रम की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा 1986 में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्कृतियों से अवगत कराना था। 1990 में पीएमओस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर दिया गया। इसे हम ओबीबी के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली ओबीबी यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री के समुचित प्रयोग पर बल दिया गया। इसकी रूपरेखा निम्न प्रकार थी। पहले थी विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षण बनाने पर बल दिया गया। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्र जिसका केंद्र बिंदु बालक होता है, तथा कार्यकलाप आधारित शिक्षा, शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रोत्साहन पर बल दिया गया। अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख है। प्रत्येक मद में गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाली प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशिष्टता निर्धारित की गई। हम आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा 40वां जो प्रश्न है कि डाइट के प्रमुख कार्यों को लिखिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। कभी कभार जब एग्जामिनर प्रैक्टिकल लेने आता है तब भी वो आपसे पूछ लेता है। पहला है इसका कार्य सेवा पूर्व, यानी कि जो डीएलएड कर रहे हैं छात्र, मतलब सेवा से पूर्व, मतलब अपनी सेवा देने से पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना, ब्लॉक संसाधन केंद्रों को सहयोग प्रदान करना, न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों को सहयोग प्रदान करना, विद्यालय के प्रधान अध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना। 7वां है दोस्तों स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण करना, शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास, परीक्षण, मूल्यांकन आदि के विकास हेतु कार्यशाला में विचार गोष्ठियों का आयोजन करना। 8वां है कि सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग करना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। दोस्तों शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली जितनी भी चीजें हैं वो लगभग सभी डाइट के कार्यों के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों ये हुआ हमारा दोस्तों 2017 का सॉल्व पेपर। दोस्तों अगर आप इस पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप 10 नंबर कहीं नहीं गए आपके दोस्तों। 10 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि एक क्वेश्चन 2 बार इसमें रिपीट हुआ है। तो आपके भी पेपर में दोस्तों इसी से संबंधित ही प्रश्न आएंगे। आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें और समझने के बाद उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें, रटें नहीं। रटने से क्या होता है दोस्तों, आप नहीं लिख पाएंगे, आप उसे अपने शब्दों में लिखें, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।